सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। जल्दी से भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइए, फास्ट ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। हम हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है, हम अब कोड्स पे आ चुके, रूल्स पे आ चुके हैं, और हम थे हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 पे। इस पे कुछ एक या दो स्लाइड्स और है जो आपने को डिस्कस करनी है उस कोड की। उसके बाद में आज ही स्टार्ट करने वाले अपन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, राइट। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाइए और कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। तो ये जो कोड है, ये जो रूल्स हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर। इट विल कैरी ऑलमोस्ट 40%, है ना। ऑलमोस्ट 40% जो है सॉलिड वेस्ट का, वो इन कोड से डायरेक्टली पूछा जाता है। तो सभी एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और कमेंट करिएगा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, राइट। तो हम थे हमारे कंपोस्टिंग के ऊपर। कहाँ पे थे? कंपोस्टिंग के ऊपर। कंपोस्टिंग की क्वालिटी की बात की जाती है ना। कंपोस्टिंग की क्वालिटी की बात की जाती है। तो यहाँ पर अपन ने कल देखा था कि क्वालिटी जो है वो कौन डिसाइड करता है। तो हमने कहा कि कंपोस्ट, ये रहा, द एंड प्रोडक्ट इज कंपोस्ट शैल बी मीट द स्टैंडर्ड्स prescribed under the FCO fertilizer control order notified from time to time। तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है उसका स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किया जाता है कंपोस्ट का, जो कंपोस्ट क्या सुटेबल है या नहीं है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू ensure the safe disposal of compost, the following specification of compost quality shall be meet, है ना। तो अगर आपको उसको सेफ डिस्पोजल करना है या उसको यूज करना है तो आपको ये क्वालिटीज उसके अंदर मीट होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि एक दो कैटेगरीज है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, एक होता है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। ये एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 2009 के अकॉर्डिंग है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 2013 के अकॉर्डिंग है। तो पहले आपको देखना है कि वो किसके लिए पूछ रहा है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए पूछ रहा है या फिर फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर की वैल्यू पूछ रहा है। ये आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी एग्जाम में पूछी गई है कि आर्सेनिक जो होगा कंपोस्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऑफ FCO 2009 के अकॉर्डिंग कितना होगा? 10। कितना होगा? 10 मिलीग्राम पर kg। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया मैंने, ये याद रखिएगा। तो मैंने कहा सर ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, और यही वैल्यू की बात करें तो सेम है फॉस्फेट रिच मैन्योर के अंदर भी। उसके अंदर भी कितनी होगी? 10 ही होगी। और आइदर ऑर्गेनिक कंपोस्ट की बात करें तो भी आपकी 10 ही होगी। तो ये आर्सेनिक पूछा गया आपका, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब क्या क्या पढ़े, तो सर बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने में। तो देखिए, आप खुद दिख रहा होगा यहाँ पर, सर कैडमियम भी है 5 5, क्रोमियम भी है 50 50, कॉपर है 300 है, लेड है 100 है, मर्क्यूरी 0.15 है, निकल है 50 है। तो कितना आप पढ़ सकते हो वो आपके ऊपर है। पर बाकी जब भी आपको पढ़ना है तो बेसिकली फर्स्ट 2 3 वैल्यूज आपने को पढ़नी होती है टेबल की, है ना। या टॉप से ही क्वेश्चन पूछता है वो। तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए पूछेगा या फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए पूछता है अकॉर्डिंग टू FCO 2009 या 2013। तो उसके अकॉर्डिंग आपके आर्सेनिक की वैल्यू जो है वो 10 है, 10 मिलीग्राम पर kg है, राइट। क्लियर हुआ सभी को? बताइएगा कितने भी स्टूडेंट्स है? सुष्मिता, तन्मय, फास्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन दिखा होगा कि सर ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट होगा FCO 2009 के अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना होगा, उसके कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो आप कहेंगे 10 मिलीग्राम पर kg होगा, राइट। तो इस तरह से कैडमियम पूछे तो 5 5, क्रोमियम पूछे तो 50 50, यस, है ना। कॉपर पूछे 300 होगा, लेड हो गया तो 100 होगा, मर्करी होगा तो 0.15 होगा, निकल होगा तो 50 होगा। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है? वेरी गुड। तो आर्सेनिक जरूर याद रखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, इसलिए आर्सेनिक को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी देखो सर, पूछने में कुछ भी पूछ सकता है अपने को, क्योंकि ये टेबल जो है ये रूल के अंदर दे रखी है। अब कितना आप याद कर पाते हो आपके ऊपर है, पर क्या पढ़ना है, कौन सी वैल्यू याद रखनी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये तो पता रहेगा सर, FCO 2009 या 2013 के अकॉर्डिंग अगर कंपोस्ट की परसेंटेज पूछता है किसी भी एलिमेंट का, किसी मेटल का, तो आप बता सकते हैं यहाँ से। बल्क डेंसिटी पूछे, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन पूछे, आपको पता तो होगा सर कहाँ से आ रहा है।
कलर पूछ सकता है, कलर याद रखेगा। वैसे तो ये बेसिक है, फिर भी कलर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कलर जो होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, कलर होगा डार्क ब्राउन टू ब्लैक। तो इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर होता है। ठीक है, पार्टिकल साइज हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, फिर डार्क ब्राउन टू ब्लैक इसका कलर होता है। एक ही याद रख लेना, दो बातें। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमने कहा स्टैंडर्ड्स जो है फॉर ट्रीटेड लीचेट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड्स पूछे गए लीचेट्स, वो भी कौन सा, ट्रीटेड लीचेट्स, है ना। द डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड लीचेट्स शेड मीट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। कि सर अभी हमारे को क्या करना होता है, जो लीचेट्स निकलते हैं उसको कलेक्ट करना होता है लीचेट कलेक्शन सिस्टम से, उसको ट्रीट करने के बाद डिस्पोज करना है। ठीक है, ट्रीट करने के बाद डिस्पोज करना है। तो अगर आप उसका डिस्पोजल कर रहे हो तो आपको ये पैरामीटर्स अपनी परमिसिबल लिमिट में होने चाहिए, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर तीन तरह से डिस्पोज करते हैं। मोड ऑफ डिस्पोजल, कि जो ट्रीटेड लीचेट्स है वो कितने तरीके से डिस्पोज करते हैं सर, तीन तरह से डिस्पोज करते हैं। द फर्स्ट वन इज इनलेट सरफेस वाटर। इनलैंड सरफेस वाटर के अंदर, एक पब्लिक सीवर में और एक लैंड डिस्पोजल पे, ओपनली अपन क्या कर देंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे लैंड पे। यहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड्स बोले तो सरफेस वाटर में 100 होगा, और पब्लिक सीवर में बोले तो 600 हो सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू, लैंड पे होगा तो 200 होगा, है ना। यहाँ पर पूछा क्या गया है वो बता देता हूँ आपको, ये हाईलाइट कर देते हैं। वहां पर पूछा गया था आपका कि जो ट्रीटेड लीचेट्स होते हैं उसमें डिजोल्व सॉलिड्स इनऑर्गेनिक नेचर के वो कितने होंगे। तो 2100, 2100 और 2100, आइदर इट विल डिस्पोज इन वाटर, पब्लिक सीवर, और इट इज डिस्पोज इन लैंड, और इट इज डिस्पोज इन लैंड। किसी में भी डिस्पोज करेंगे तो कितना होना चाहिए सर, 2100 होनी चाहिए वैल्यू। कितना, 2100 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमने कहा कि सर पूछने में पीएच भी पूछ सकता है, तो पीएच भी याद रख लीजिएगा 5.5 से 9, 5.5 टू 9 और 5.5 टू 9। ट्रीटेड लीचेट को अगर आपको डिस्पोज करना है तो जो पीएच वैल्यू होगी वो 5.5 से 9 होती है। आइडर इट विल डिस्पोज इन द सरफेस वाटर, पब्लिक सीवर और लैंड। बाकी देखो अमोनिया भी है फिर आपका, है ना, होने में फिर आपका अमोनिया भी है, फिर आपका जल्डास नाइट्रोजन भी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी है। तो एक बीओडी सीओडी याद रख लीजिएगा, है ना। एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपका बीओडी सीओडी होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 3 days 27 डिग्री सेल्सियस पर 30 इनलैंड वाटर सरफेस में, 350 पब्लिक सीवर में, और 100 आपके लैंड पर डिस्पोजल के केस में। लैंड डिस्पोजल केस में कितनी होगी, 100 होगी, राइट। चलिए, तो ये 100 होगी आपके लैंड डिस्पोजल के केस में। सीओडी बोले केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये 250 होती है, इसकी कोई वैल्यूज नहीं होती है। तो 30, 350 और 100, ये तो क्या है, बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। 3 days 27 डिग्री सेल्सियस पर सीओडी होता है 250। बाकी पढ़ने में तो अपन मर्करी भी पढ़ सकते हैं, आर्सेनिक पढ़ सकते हैं, लेड भी पढ़ सकते हैं, कैडमियम भी पढ़ सकते हैं ट्रीटेड लीचेट में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, निकल, साइनाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड और फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि क्या पढ़ना है आपको और क्या स्किप करना है, बताइएगा। तो बीओडी, सीओडी और सस्पेंडेड सॉलिड्स इनऑर्गेनिक नेचर के जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2100 याद रखना है, 2100, राइट। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये लिखा है कि सर वाइल
discharging the treated leachate into the inland surface water, the quality of leachate being discharged and the quantity of dilution water available in the receiving water body shall be given due consideration. कि अगर जब आप लीचेट को डिस्चार्ज कर रहे हो इनलैंड वाटर में तो आपको ये सारी जो स्पेसिफिकेशन है इनलैंड वाटर की ये फुलफिल होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही जैसे अपन ने कंपोस्ट की बात करी, कंपोस्ट के कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करी, फिर ट्रीटेड लीचेट के स्टैंडर्ड की बात करी, तो अब बात करें स्टैंडर्ड फॉर इंसनरेशन। इंसनरेशन का मतलब बर्निंग की बात हो रही है, सॉलिड वेस्ट के बर्निंग की बात हो रही है, क्योंकि कोड कौन सा है ये कोड है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। द एमिशन फ्रॉम इंसनरेटर्स और थर्मल टेक्नोलॉजीज इन सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी शैल मीट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। कि अगर आप किसी सॉलिड वेस्ट को आइदर वी आर बर्निंग थ्रू इंसिनरेटर और भी कोई भी थर्मल टेक्नोलॉजी से, तो आपको याद रखना है कि उसमें जो एमिशन होगा वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। तो एमिशन जो है वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इंसिनरेटर में जो सबसे टॉक्सिक गैसेस होती हैं बेसिकली तो उन्हीं का पूछा जाता है कंसंट्रेशन, और वो कौन सी है आपको डिस्कस करवाई भी थी मैंने आपको, डाइऑक्सिन और फ्यूरांस। कौन सी होती है? डाइऑक्सिन और फ्यूरांस होती है। तो डाइऑक्सिन और फ्यूरान की कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको गिवन है, देखो टोटल डाइऑक्सिन एंड फ्यूरान इज 0.1 Ng/TEQ न्यूटन मीटर क्यूब, है ना। तो टॉक्सिक इक्विवेलेंट होता है, ये यूनिट जो है टॉक्सिक इक्विवेलेंट होता है। तो 0.1 Ng/TEQ न्यूटन मीटर क्यूब डाइऑक्सिन और फ्यूरान की वैल्यू है, और ये एग्जाम में पूछी गई है। इंसिनरेशन से जो गैसेस निकलती है डाइऑक्सिन और फ्यूरान, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, है ना। बाकी और भी कुछ पूछ सकता है, एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं ये, पर्टिकुलर मैटर्स भी पूछ सकता है, HCl भी पूछ सकता है, CO2 CO भी पूछ सकता है, पर जो बेसिक जो है इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है वो यही है, डाइऑक्सिन और फ्यूरांस, ये आपको याद रखना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक ये जो नोट पे पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए 2-3। क्या क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ से कि जितने भी वैल्यूज है, ऑल द वैल्यूज ऑफ incinerators are corrected to 11% of oxygen on dry basis। ये पूछा गया ड्राई बेसिस और वेट बेसिस और कितने परसेंट ऑक्सीजन पे वैल्यू करेक्ट किया गया था। एक ये क्वेश्चन है PYQ के अंदर इस नोट से, राइट। क्लियर हुआ सभी को? PDF मिलेगा, PDF तो मैंने पहले अपलोड कर दिया है सुष्मिता, PDF जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लेक्चर नंबर 23 और 24 डाल के। अब जो अपन अपलोड करेंगे वो PDF अपलोड करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट का, है ना, और वो तो आपको नेट पे मिल जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए, आपको हार्ड कॉपी निकालनी है और जो जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ बस वो आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप और भी चीज़ें एड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर, पर एटलीस्ट उतना तो पढ़ना ही है आपको, राइट। चलिएगा, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नोट के अंदर जितने भी पॉइंट्स है इस नोट के वो आपको पता होने चाहिए भाई, जितने भी पॉइंट है नोट के वो आपको पता होने चाहिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो एक तो ऑल द वैल्यूज आर करेक्टेड ऑन द 11% ऑक्सीजन ऑन ड्राई बेसिस, इसमें आता है वेट बेसिस और ड्राई बेसिस, तो आप कहेंगे ड्राई बेसिस, इसके बेसिस पे बात हो रही है, ड्राई बेसिस की बेसिस पे बात हो रही है। तो अब ये जो नेक्स्ट चीज़ें हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, और ये नोट में क्या है कि suitably designed pollution control devices shall be installed or retrofitted with the incinerator to achieve the above emission limit। तो आपको क्या करना है कि सर कैसे आप इस एमिशन लिमिट तक अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जब बर्निंग होगी सर गैसेस तो कंसंट्रेशन हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या रखा है कि सर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस आपको इंस्टॉल करनी है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस आपको इंस्टॉल करनी है ताकि वो क्या कर सके, वो इंसिनरेटर से जो निकल रही गैसेस उनको मिनिमाइज कर सके। वेस्ट टू बी इंसिनरेटेड शैल नॉट बी केमिकली ट्रीटेड विद एनी क्लोरीनेटेड डिसइंफेक्टेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेस्ट होता है जिसको इंसिनरेशन करना है उसमें ध्यान रखना है उसको कभी भी किसी भी केमिकल से ट्रीट नहीं करना है, कोई भी क्लोरीनेटेड डिसइंफेक्टेंट से ट्रीट नहीं करना है, नॉट बी केमिकली ट्रीटेड, याद रखना। इंसिनरेटर ऑफ द क्लोरीनेटेड प्लास्टिक शैल बी फेज आउट विद इन 2 ईयर, है ना। तो बैन कर देना है क्लोरीनेटेड प्लास्टिक का जो इंसिनरेशन है वो विद इन 2 ईयर्स के अंदर क्या कर देना है, फेज आउट, बैन कर देना है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल इन इंसिनरेटर एशेज एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड इन द हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग रूल
As amendment from time to time, the ashes shall sent to be the hazardous waste treatment storage disposal facility. ये कहा जा रहा है कि जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अगर इंसिनरेशन एसेस में बढ़ जाती है तो आपको उसको भेजना है कहाँ, हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी में। ठीक है। ओनली लो सल्फर फ्यूल, ये एक और इम्पोर्टेंट बात कि कौन सा फ्यूल यूज करते हैं इंसिनरेटर में, तो इसको हाईलाइट करना है अपने को कि सर इसमें जो फ्यूल यूज करते हैं वो लो सल्फर फ्यूल यूज करते हैं, लाइक LDO, LSHS, डीजल, बायोमास, coal, LNG, CNG, RDF and biogas shall be used as a fuel in the incinerators। ठीक है। द CO2 कंसेंट्रेशन जो होगी टेल गैसेस जो निकल रही है शुड नॉट बी मोर देन 7%। CO2 की वैल्यू भी याद रखना, 7% ज़्यादा नहीं होगी। ऑल द फैसिलिटी इन ट्विन चैम्बर इंसिनेटर शैल बी डिजाइन टू अचीव द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 950 डिग्री सेल्सियस सेकेंडरी कंबशन चैम्बर बाय द गैस एडिशन टाइम इन सेकेंडरी चैम्बर इज नॉट लेस देन 2 सेकेंड। ये पढ़ चुके हैं 800 और 1050 प्राइमरी और सेकेंडरी, कल ही पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। कितना होता है प्राइमरी में 800 डिग्री सेल्सियस और 1050 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इन व्हाट सेकेंडरी, ये प्राइमरी में और सेकेंडरी चैम्बर में। कहा जा रहा है कि अगर ट्विन चैम्बर इंसिनेटर की बात करी जाए तो वहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो होगा सेकेंडरी में वो 950 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और गैस रेजिस्टेंस टाइम तो भाई 2 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, कल ही पढ़ चुके हैं। इंसिनरेशन प्लांट शैल बी ऑपरेटेड इन विच टेम्परेचर रिटेंशन टाइम और टर्बुलेंस as to achieve total organic carbon content in the slag should be less than 3% or the loss of ignition is less than 5% of dry weight। तो ये भी याद रखना है आपको कि सर इंसिनेटर प्लांट जो ऑपरेट किया जा रहा है तो उसमें कुछ सच टेम्परेचर रिटेंशन टाइम टर्बुलेंस ऐसा होना चाहिए, वो टेम्परेचर हो गया, रिटेंशन टाइम हो गया, ये जो टर्बुलेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि वहां पर जो स्लैग निकलेगा टोटल ऑर्गेनिक कार्बन जो होगा TOC जो होगा स्लैग के अंदर वो लेस देन 3% होगा और लॉस ऑफ इग्निशन जो होगा लेस देन 5% होगा, और किसके बेसिस पर, ड्राई बेसिस पे। तो ये कुछ ए से लेके आई तक के कुछ पॉइंट्स है आपके, 3 और 1 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, थोड़े से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, बताइए कोई डाउट किसी को पूछ सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स है ना। लो सल्फर फ्यूल एक क्वेश्चन ये आया है, CO2 कंसंट्रेशन टेल गैसेस में लेस देन नॉट मोर देन 7%, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ट्विन चैम्बर इंसिनरेटर है तो मिनिमम टेम्परेचर 950 डिग्री सेल्सियस होगा और गैस रेडिजेंस टाइम जो होता है वो 2 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है एशेस के अंदर लेस देन 3% होगा और लॉस ऑफ इग्निशन लेस देन 5% होगा ड्राई वेट के बेसिस पर। और जितनी वैल्यू करेक्ट की जाती है 11% ऑफ ऑक्सीजन ऑन वेट बेस ऑन ड्राई बेसिस, है ना, 11% ऑक्सीजन ऑन ड्राई बेसिस, 11 जो ऊपर ऊपर लिखा है नोट में। चलिए यहाँ पर अगर अपन और आगे देखें तो यहाँ पर ये कोड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन आने वाले हैं, ये फॉर्म है आपके, तो फॉर्म का कोई काम नहीं है, तो फॉर्म्स होते हैं जिनको फिल करना होता है, कुछ ऑथराइजेशन के लिए होते हैं, कुछ आपके एनुअल मीटिंग के लिए होते हैं, कुछ आपके परमिशंस के लिए होते हैं, है ना। तो ये फॉर्म्स है, तो ये फॉर्म्स से आपने को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर भी नहीं पढ़ना है, और किसी भी और कोड के अंदर भी अगर आपको फॉर्म्स है तो फॉर्म्स से आपका कोई लेना देना नहीं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो फॉर्म्स जहाँ जहाँ भी आपको दिखे ये आपको नहीं पढ़ने, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे वो आपके बनने लग गए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो कहाँ से थे, वो इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कोर्स से थे, 16 वाले कोर्स से। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, डन करिएगा। सभी को क्लियर हुआ तो डन करिएगा। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के ऊपर 2016 के ऊपर, और उसको डिस्कस करेंगे अपन। बताइए, डन करिएगा। फिर अपन आएंगे बायोमेडिकल वेस्ट वाले पे।
डन। सुष्मिता, तन्मय, कमेंट करिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या हम प्रोसीड करें नेक्स्ट की तरफ? डन सर, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट रूल पे। देखिएगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। जैसे आप सर्च करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल और आप सीपीसीबी की वेबसाइट वाले पे क्लिक करोगे, मैंने कर रखा है क्लिक, जैसे क्लिक करोगे तो ये रूल आपका खुल जाएगा, है ना। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है। कौन सा है? 2016 है। तो यहाँ सभी को विजिबल है, बताइए। ये सभी को विजिबल है, वेरी गुड। तो आते हैं अपन इस रूल पे और यहाँ पर इस रूल को देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOFCC के अंदर जितने भी रूल्स है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या कह रखा है? इसे बोल रखा है वेयर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 वॉज पब्लिश्ड विद नोटिफिकेशन दिस। अब ये इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? ये इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है आपका, राइट। चलते हैं अपन नीचे। यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दी Eastwhile Ministry of Environment, Forest and provides a regulatory framework for management of the biomedical waste generated in the country. And whereas they implement these rules more effectively and to improve the collection, segregation, processing, treatment, and disposal of these biomedical waste in an environmentally sound manner, thereby reducing the biomedical waste generation and its impact on the environment, the central government reviewed the existing rule. तो कहा जा रहा है कि सर हमारा इसका मेन एम क्या था कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है जो जनरेट हो रहा है कंट्री में, उसको मैनेज करना है और बेहतर टेक्नोलॉजीज यूज करनी है कलेक्शन की, सेग्रीगेशन की, प्रोसेसिंग की और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की, और इन्वायरमेंटली साउंड मैनर भी होना चाहिए ताकि वो इम्पैक्ट भी ना करे हमारे इन्वायरमेंट को। तो गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, इसको रिव्यू कर रही है एग्जिस्टिंग रूल्स को, और रूल का रिव्यू करके उन्होंने एक नया रूल बनाया। ये तो 1998 था, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल के नाम से था, और इसी को रिफॉर्म करके क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया आपके यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या, कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल कर दिया। हैंडलिंग हटा दिया, 1998 का ही एक्सटेंडेड वर्जन कर दिया 2016 के अंदर। ठीक है, तो इस रूल का नाम क्या है आपको समझ में आ गया? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ये किसका एक्सटेंडेड फॉर्म है? ये है इसका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म वर्जन है। यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? बताइएगा। तो ये इसका टाइटल है इस रूल का, जो आप सभी लोगों के सामने है। यस सर, वेरी गुड। तो अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, पहली बात तो, और इस रूल का पर्पस क्या है ये भी देखते हैं। तो एप्लीकेशन देखते हैं सबसे पहले, और बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन है, आप सभी को समझ में आ जाएगी क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं बायोमेडिकल वेस्ट भी कुछ हद तक। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि दीज rules shall be applied to all the persons who generate, who collect, receive, store, transport, treat, dispose, handle the biomedical waste in any form, including the hospital, nursing home, clinics, dispensary, veterinary institutes, animal houses, pathological laboratories, blood bank, Ayush hospital, clinical establishment, research and education institute, health camps, medical surgeon, सर्जिकल कैंप, वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, फर्स्ट एड रूम ऑफ स्कूल, फॉरेंसिक लेबोरेटरी एंड रिसर्च लैब। कहा जा रहा है कि सर ये रूल उन सभी पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि क्या कर रहे हैं, वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, रिसीव, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज और हैंडल कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, वो कहीं से भी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम्स हो, पैथोलॉजिकल लैब्स हो, वेटरनरी हॉस्पिटल्स हो, वहां से। राइट, क्लियर हुआ? उन सभी पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला ये रूल एप्लीकेबल किसके लिए समझ में आ गया। अब इस रूल के अंदर कौन कौन नहीं आता है, तो ये पॉइंट सभी रूल के अंदर कॉमन है कि जो, अगर बात करें बायोमेडिकल वेस्ट, तो दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? तो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गए आपके,
हैजार्डस वेस्ट हो गए, बैटरी हो गया, इन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू रेडियो एक्टिव वेस्ट कवर्ड अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, हैजार्डस केमिकल कवर्ड अंडर द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट 1999 रूल के अंदर, सॉलिड वेस्ट कवर्ड अंडर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 के अंदर, और लीड एसिड बैटरीज जो बैटरी मैनेजमेंट रूल के अंदर आते हैं, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर आते हैं। तो वेस्ट कवर्ड अंदर ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी इसके अंदर नहीं आएंगे। तो कौन कौन से नहीं आते? तो रेडियो एक्टिव वेस्ट, हैजार्डस केमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, लीड एसिड बैटरीज और ई वेस्ट हो गया, और हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सभी जो है ये भी इस वेस्ट के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर आएंगे अपन डेफिनेशन के ऊपर, है ना, फिर आएंगे अपन डेफिनेशंस के ऊपर। बताइए अगर यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है तो। ये रूल जो है वो किसका मॉडिफाइड वर्जन है, किसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, इस रूल को कौन कौन फॉलो करता है, कौन कौन से पर्सन आते हैं? तो वो सभी पर्सन जो जनरेट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, वो सभी आएंगे। वो चाहे वो क्लिनिक से हो, लेबोरेटरीज से हो, हॉस्पिटल से हो, डिस्पेंसरी से हो, है ना, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज से हो, वेटरनरी हॉस्पिटल से, वो सभी इसके अंदर कवर्ड होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो डन करिएगा एक बार सभी स्टूडेंट्स फास्ट। अब कुछ डेफिनेशंस, जैसे 58 कुछ डेफिनेशंस उसमें थी, ऐसे इसमें भी डेफिनेशंस हैं, पर वो सारी नहीं पढ़नी। जो जो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, आप उसको पढ़ना है, बाकी अपन रीड सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले एक्ट का मीनिंग क्या होता है? सभी जानते हैं एक्ट का मतलब कोई लॉ होता है, कोई रूल होता है, उसको बोलते हैं एक्ट। एक्ट मीन्स द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर एक्ट बात की जा रही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1996। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है। ईपीए कब आया था? 1986। एनिमल हाउसेस का मीनिंग सभी जानते हैं, जहाँ पर एनिमल्स जो कैप होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग के लिए, एनिमल्स जहाँ पर रखे जाते हैं एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग के लिए, उसको एनिमल हाउस कहते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब परमिशन होता है, जो कोई भी कंसर्न अथॉरिटी देती है। ऑथराइज पर्सन का मतलब ऑक्यूपायर और ऑपरेटर, जो कि ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, उसे बोलते हैं ऑथराइज पर्सन। ये बेसिक बेसिक चीज़ें। अभी जो इंपॉर्टेंट आएगा वो बताएंगे आपको। बायोलॉजिकल, तो आप सभी जानते हैं बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या होता है कि सर वो चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रोजम्स के थ्रू डिकम्पोजेबल है, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल, है ना। इसमें भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एनी प्रिपरेशन मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोजम्स और प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट जानते हैं कि वो जनरेट होता है डायग्नोस्टिक सेंटर से, ट्रीटमेंट से, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग से, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन से, एनिमल और रिसर्च एक्टिविटीज से, वो सभी किस में आते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, मतलब वो फैसिलिटी जो ट्रीट करे, डिस्पोज करे बायोमेडिकल वेस्ट को और प्रोसेस करे, उसी को बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। और एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट सीबी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है ना। फॉर्म का मतलब जो अपेंडेंट टू दिस रूल्स, जो फॉर्म्स बनाए गए थे इस रूल के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। हैंडलिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, हैंडलिंग के अंदर कौन कौन आता है। हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? तो हैंडलिंग का मीनिंग होता है यहाँ पर कि हैंडलिंग जो है इन रिलेशन टू द बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड्स द जनरेशन, सॉर्टिंग, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, यूज, स्टोरेज, पैकिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, अनलोडिंग, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन ऑफ, ऑफरिंग टू सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हैंडलिंग के मतलब सर सारी चीजें, चाहे आप जनरेट कर रहे हो, है ना, वो भी हैंडलिंग है। सॉर्टिंग कर रहे हो, छांट रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो, उसमें सेलेक्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, पैकेजिंग कर रहे हो, लोड कर रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, उसे डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, फॉर्म को चेंज कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, ये सभी हैंडलिंग में आता है। ये सारी चीजें किस में आती है? ऑल दीज आर कवर्ड अंडर दी हैंडलिंग। क्या वो स्क्रीन ब्लैक आ रही है क्या स्टूडेंट्स?
तन्मय, सुष्मिता, एलपी, देखिएगा स्क्रीन ब्लैक आ रही है क्या? क्या क्लियर है? चेक करके बताइए ब्लैक आ रही है क्या? बताइए सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करके, क्योंकि इधर तो मुझे विजिबल है। आपके साइड कैसा दिख रहा है एक बार ये बताइएगा। मैंने अभी चेक किया, अभी ऐसा लग रहा है कि ब्लैक आ रही है स्क्रीन। कमेंट करिएगा एक बार फास्ट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब क्लियर है ना? चलिए, तो हैंडलिंग का मीनिंग सभी को समझ में आ गया। हैंडलिंग का मतलब जनरेशन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, यूज, स्टोरेज, पैकेजिंग वगैरह सब कुछ हैंडलिंग में आता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। वो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है, वो आपका हॉस्पिटल होगा, इम्यूनाइजेशन सेंटर होता है, जो उनको बोलते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी। Major accidents mean the accident occurring while handling of biomedical waste having potential to the large mass of public. Affect the large mass of public include the toppling of the truck carrying biomedical waste. भाई मेजर एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जब बायोमेडिकल वेस्ट की हैंडलिंग होती है उस दौरान अगर बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो अफेक्ट करता है लार्ज मास ऑफ पब्लिक्स को, है ना, तो उसे बोलते हैं आपका मेजर एक्सीडेंट्स। Accident release of biomedical waste in any water body due to exclude accident like needle prick इंजरी और मर्क्यूरी स्पिल्स। तो कहा जा रहा है कि कौन सा एक्सीडेंट एक्सक्लूड है? चाहे नीडल प्रिक, कोई आपको सुई चुभ गई है, वो इसमें नहीं आता मेजर एक्सीडेंट में, या मर्क्यूरी स्पिल हो गया, थर्मोमीटर टूट गया, तो ये मेजर एक्सीडेंट में नहीं आता है। राइट? क्लियर? ये मेजर एक्सीडेंट में आपके नहीं आता है। सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए क्या वापस से? बताओ। सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए? चलिएगा, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पे। हमने कहा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं कि सर वो सारी स्टेप्स, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। The management includes all the steps required to ensure that the biomedical waste is managed in such a way to protect the health and environment against any adverse effect due to the handling of such waste. मैनेजमेंट का मतलब वो सारी स्टेप्स, वो सारे प्रोसीजर जो अपन यूज करते हैं उस बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के, ताकि वो हेल्थ, ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट दोनों को एडवर्सली इफेक्ट ना करे। ऑक्यूपायर का मतलब वो पर्सन having the administration control over the institutes and the premises generating biomedical waste including हॉस्पिटल। तो ऑक्यूपायर क्या होता है कि वो जिसको, वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूट जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है, चाहे वो होते हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम्स हो, क्लिनिकल डिस्पेंसरीज हो, ये सभी क्या है? ऑक्यूपायर्स होते हैं।
नेक्स्ट, ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, CBMWTF, वो पर्सन हु ओन्स और कंट्रोल द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ठीक है, वो आदमी या वो पर्सन या फर्म जो क्या करती है, उस कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को कंट्रोल करती है। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कौन सी होती है? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज होती हैं। शेड्यूल्स मीन्स अपेंडेंट टू दिस रूल्स, वो स्पेसिफिकेशन जो उस रूल्स में गिवन है उनको शेड्यूल कहा जाता है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इस तरह के शेड्यूल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अब ये देखिएगा ड्यूटीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ी बहुत ड्यूटीज अपने को देखनी पड़ेगी, राइट। और कोई डाउट होता है आप बीच बीच में पूछते भी रहा करो स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो आप बीच बीच में पूछते भी रहा करो, कि आपको लगे ना कि कोई डाउट है तो आप पूछ लिया करो। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं अपन नेक्स्ट पे, कि ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की ड्यूटी क्या होती है? ऑक्यूपायर मतलब क्या, कौन कौन आ जाएगा सर? हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज वगैरह सब। टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू एंश्योर दैट द बायोमेडिकल वेस्ट इज हैंडल्ड विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहला काम होता है कि सर जो बायोमेडिकल वेस्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास है, उसे प्रॉपरली हैंडल करें ताकि वो एडवर्सली इफेक्ट ना करे ह्यूमन हेल्थ को भी और इन्वायरमेंट को भी। मेक प्रोविजन विद द प्रीमिसेस फॉर सेफ वेंटिलेटेड एंड सिक्योर्ड लोकेशन फॉर स्टोरेज, है ना, कि उस प्रीमिसिंग, उस एरिया के अंदर, उस हॉस्पिटल के अंदर, उस लेबोरेटरी के अंदर एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वो सेफ हो, वहाँ पर कोई ना आए, है ना, और सिक्योर लोकेशन हो ताकि आप स्टोर कर सके उस सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट को कलर्ड बैग और कंटेनर के अंदर, है ना। देयर शैल बी नो सेकेंडरी हैंडलिंग, पिल्फरेज ऑफ रिसाइक्लेबल, इन एडवर्टमेंट, स्कैटरिंग और स्पिलेज बाय एनिमल्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पर कोई भी उस वेस्ट को फैलाए नहीं, ठीक है, वो वेस्ट जो स्कैटर्ड ना हो, वो एनिमल उसके अंदर नहीं आ पाए, ऐसी प्लेसेस आपको वहाँ पर रखनी है उस एरिया के अंदर। और उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करना है डायरेक्टली टू द प्रिस्क्राइब दिस रूल्स टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के पास, ताकि उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डिस्पोजल कर पाए। ठीक है, तो जब आप पहले तो आपको एक सेफ जगह देखनी है जो वेंटिलेटेड भी हो, सिक्योर भी हो, वहाँ पर स्टोर करना है कलर्ड बैग और कंटेनर के अंदर। और उसके बाद में ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई भी छिड़कानी नहीं उस वेस्ट से, कोई भी उसको फैलाए ना, और ना ही वहाँ पर एनिमल आ सके, और फिर उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करना है आपको CBWTF को, ताकि वो वहाँ उसको ट्रीट और डिस्पोज कर सके तरीके से। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन ने देखा कि प्री ट्रीट द लेबोरेटरी वेस्ट। यहाँ पर कहा गया है कि सर आपको प्री ट्रीटमेंट करना है लेबोरेटरी वेस्ट का, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट का, ब्लड सैंपल्स का, ब्लड बैग्स का, थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन। बताया था दो टेक्निक्स जो कि प्रेस्क्राइब है WHO और NACO के अकॉर्डिंग, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सेंड टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर फाइनल डिस्पोजल। तो प्री ट्रीटमेंट किस किस का होता है? लेबोरेटरी वेस्ट का, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट का, ब्लड सैंपल और ब्लड बैग का, ऐसा लिखा है। तो प्री ट्रीटमेंट किस किस मेथड से करते हैं? तो डिसइंफेक्शन के थ्रू और स्टरलाइजेशन के थ्रू करते हैं, और उसके बाद उसको CBWTF में भेजना है ताकि फाइनल डिस्पोजल हो सके। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं? कमेंट करिएगा, समझ पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? तो समझना भी जरूरी है ना, पढ़ना ही नहीं है, समझना भी अपने को जरूरी है, राइट। तो ये ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ड्यूटीज होती है। और फेज आउट द यूज ऑफ प्रिंटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स, ब्लड बैंक विद इन द 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो पहले ही पढ़ लिया था, फेज आउट का था बैन, बैन या स्टॉप, स्टॉप करना है द यूज ऑफ फ्लोटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स और ब्लड बैंक का विद इन द 2 ईयर, जब ये नोटिफिकेशन आया था उसके बाद। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अदर देन बायोमेडिकल वेस्ट इज अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रेस्पेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अंडर द रिलेवेंस लॉज एंड अमेंडमेंट। अब जो सॉलिड वेस्ट के अलावा डिस्पोज सॉलिड वेस्ट अदर देन बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के अलावा जो सॉलिड वेस्ट है उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्पोज करना है। नो टू गिव ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट विद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉट टू गिव ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट विद म्युनिसिपल, मतलब इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। जो घरों से निकलने वाला कचरा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उन दोनों का आपस में मिक्स नहीं करना है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्विंग द हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट
at the time of induction, thereafter at least once in a year, and the detailing of training programs conducted and number of personnel trained and number of persons not undergo any training shall be recorded in the annual report. लास्ट में क्या करना होता है आपको, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि कैसे वो हैंडल करें उस बायोमेडिकल वेस्ट को। एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार आपको ट्रेनिंग देनी है एटलीस्ट वंस ईयर, और आपको सारी डिटेल देनी है कि कौन कौन पर्सन ने ट्रेनिंग ली है, किसने नहीं ली है, और ये किसमें प्रोवाइड करनी होती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर। दूसरा, इम्यूनाइज करना है, मतलब वैक्सीनेट करना है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रोस्पेक्ट है कि जितने भी वर्कर आपके वहाँ वर्क कर रहे हैं उनको इम्यूनाइज करना है, मतलब वैक्सीनेट करना है, वैक्सीन देनी है उन सभी को, हेल्थ केयर वर्कर्स को जो इन्वॉल्व होते हैं हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके डिजीज जो होती है जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, टिटनस हो गया, इनसे वो बच सके। ठीक है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशिंग बारकोड सिस्टम ऑफ बैग्स और कंटेनर containing biomedical waste to send out from the premises to place any purpose within the 1 year। तो आपको क्या करना है, सभी पे बारकोड सिस्टम लगाने, जितने बैग और कंटेनर्स हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट से भरे हुए हैं। ठीक है। Ensure the segregation of liquid chemical waste at the source and ensure the pre-treatment and utilizations prior to mixing with the effluent generated from the healthcare facility। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लिक्विड केमिकल्स वेस्ट जनरेट होते हैं सोर्स पर ही उसको सेग्रीगेट करना है, उसका प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको मिक्स करना है एफ्लुएंट के साथ, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसके साथ। एंश्योर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, 1974। तो लिक्विड को आप डिस्पोज करोगे, ट्रीटेड लिक्विड को, वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, वाटर एक्ट के थ्रू करोगे। ठीक है, जो 1974 में आया था। नेक्स्ट, इंश्योर करनी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वो जितने भी हेल्थ केयर आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को भी उन हेल्थ केयर वर्कर को आपको ध्यान में रखना है जो इंक्लूड कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। कंडक्टिंग हेल्थ चेकअप्स आपको लगाना है रेगुलर टाइम इंटरवल पे एटलीस्ट वंस इन ईयर के अंदर, ताकि आपको पता चल सके उनका मेडिकल जो वेस्ट उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। मेंटेन द अपडेटेड डे टू डे डेली बेसिस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रजिस्टर एंड डिस्प्ले द मंथली रिकॉर्ड on the website according to the biomedical waste generated in the terms of category। राइट, आपको डेली अपडेट करना है कि कितना बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ रजिस्टर्ड के अंदर, कितना डिस्पोज किया गया, मंथली रिकॉर्ड आपको अपलोड करना है वेबसाइट के ऊपर। रिपोर्ट मेजर एक्सीडेंट इंक्लूडिंग एक्सीडेंट कॉज बाय द फायर हैजार्ड, ब्लास्ट ड्यूरिंग द लैंड हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड रेमेडियल एक्शन टेकन एंड रिकॉर्ड दिस इंक्लूडिंग नील रिपोर्ट। है ना, तो कहा जा रहा है जो भी मेजर एक्सीडेंट होते हैं आपके वहाँ पर, फायर हैजार्ड हो गया, कोई ब्लास्ट हो गया हैंडलिंग के दौरान, तो उसको आपको रिकॉर्ड रखना है। ये भी बात कही जा रही है इसके अंदर। मेक अवेलेबल द एनुअल रिपोर्ट ऑन द वेबसाइट एंड ऑल द हेल्थ केयर फैसिलिटी शैल मेक ओन वेबसाइट विद इन द 2 ईयर। जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है CBWTF से, उन सभी को, या जो भी आपके ऑक्यूपायर्स हैं उन सभी को अपनी एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पर डालनी है। ठीक है, तो विद इन द 2 ईयर्स आपको इस रूल के बाद वेबसाइट्स बनानी है। Inform the prescribe authority immediately in case of operation of facility does not collect the biomedical waste within the intended time। कहता है कि सर आपको इन्फॉर्म करना है उस प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को, मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को या पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज को इन्फॉर्म करना है, यदि कोई किसी केस में जो ऑपरेटर है फैसिलिटी का जो डज नॉट कलेक्ट द बायोमेडिकल वेस्ट विद द इंटेंडेड टाइम, उस टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको इन्फॉर्म करना है। भाई जो CBWTF वाले आपके कचरा लेने आ रहे हैं वो नहीं आ रहे, तो आपको इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को, CPCB को या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, भाई इस तरह की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल रही है। Establishing a system to review or monitor the activity related to biomedical waste। ऐसा सिस्टम आपको बनाना है जो रिव्यू करे, मॉनिटर करे जो भी एक्टिविटी हो रही है बायोमेडिकल वेस्ट की, है ना। मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ इंसिनरेशन हाइड्रो ऑटोक्लेविंग फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर रिकॉर्ड आपको और चीज किस किस का रखना है, इंसिनरेशन का, हाइड्रो और ऑटोक्लेविंग का, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन रखना, याद रखना। Existing incinerator to achieve the standards of treatment and disposal of biomedical waste, specifically schedule second for retention time in secondary chamber, the action furence within 2 years। ठीक है, तो इंसिनरेटर का भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है। ये सारी बातें थी आपके ऑक्यूपायर की, ये सारी बातें थी आपकी ऑक्यूपायर की। समझ में आई क्या, बताइए जितने भी स्टूडेंट्स हैं। राइट, और देखते हैं
अब ड्यूटीज आ रही है किनकी? ड्यूटीज आ रही है हमारे ऑपरेटर ऑफ द CBWTF और डिस्पोजल फैसिलिटी। अभी तो ऑक्यूपायर मतलब जो जनरेटर थे, जो भी हॉस्पिटल से क्लिनिक से, उनकी बात आ रही है। अब नेक्स्ट ड्यूटी जो आ रही है वो आ रही है CBWTF के ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो इनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अब वो देखिएगा। सबसे पहला, टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर दैट द बायोमेडिकल वेस्ट collected from the occupier is transport, handled, stored, treated, disposed without any adverse effect। तो वही बेसिक बात है कि इनको भी वो सारी बातों का ध्यान रखना है कि जब हैंडलिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, उस समय कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए ह्यूमन और इन्वायरमेंट पे। टाइमली कलेक्ट द बायोमेडिकल वेस्ट, टाइमली इनको कलेक्ट करना है उस हेल्थ केयर फैसिलिटीज से बायोमेडिकल वेस्ट को। इनको भी बार कोडिंग लगाना है, GPS सिस्टम लगाना है विदिन 1 ईयर। तो बार कोडिंग भी लगानी है, GPS सिस्टम भी लगाने का इनका ऑर्डर आया था। 1 साल के अंदर आपको भी ये बार कोडिंग और GPS सिस्टम लगाना है। आपको क्या करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है इन्फॉर्म द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, वही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इमीडिएटली रिगार्डिंग द ऑक्यूपायर विच डज नॉट हैंडलिंग ओवर द सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर। अगर कोई ऑक्यूपायर, सिंपल सी बात मैं लिख देता हूँ, हॉस्पिटल, अगर कोई हॉस्पिटल जो है वो प्रॉपरली हैंड ओवर नहीं कर रहा है सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट को, सब कुछ मिक्स विक्स करके दे रहा है, प्रॉपर बैग्स का यूज नहीं कर रहा है, तो आपको इन्फॉर्म करना है। इसमें भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर, एटलीस्ट वंस अ ईयर। असिस्ट द ऑक्यूपायर इन ट्रेनिंग कंडक्ट बाय देम फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, उनको असिस्ट करना ऑक्यूपायर को कि वो भी ट्रेनिंग कंडक्ट करे रिगार्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अंडरटेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ इंडक्शन एटलीस्ट वंस अ ईयर। जो भी भाई साहब उसके अंदर इंक्लूडेड है वर्कर्स, उनका वही बात अगेन, हेपेटाइटिस ना हो जाए, टिटनेस ना हो जाए, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करना, उनको इम्यूनाइज करना, उनको वैक्सीनेट करना है एटलीस्ट एक बार जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सेम वही पॉइंट वापस आ गए, है ना। अगेन सेम पॉइंट यहाँ पर आ गया वापस कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का ध्यान रखना है वर्कर्स की। मेजर एक्सीडेंट होते हैं तो आपको क्या करना है? रिपोर्ट करना है और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। लॉग बुक रखनी है आपको, ईच ट्रीटमेंट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ बैच, कैटेगरी ऑफ वेस्ट, डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट साइकिल एंड टोटल आवर ऑपरेशन। लॉग बुक मेंटेन करनी है ट्रीटमेंट की, कि कितना वेट आया कचरे का, बायोमेडिकल वेस्ट का, कौन सी कैटेगरी का वेस्ट था, कब आया, किस दिन आया, किस टाइम पर आया। ऑल ऑक्यूपायर हु आर गिविंग वेस्ट टू ट्रीटमेंट फॉर टू द ऑपरेटर सी वॉट एवर द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट एज पर द रूल, shall display the detail of authorization, treatment and annual report on the website। इनको भी सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन पर डालनी होगी, वेबसाइट पर डालनी होगी। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, आफ्टर ensuring the treatment by the autoclaving, microwaving followed by mutilation or shredding, whichever is applicable, the recyclable from the treated biomedical waste such as plastic or glass shall be given to the recycler having valid consent authorization। कि कहा जा रहा है कि सर कि बायोमेडिकल वेस्ट में अगर ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग कर रहे हो, मतलब आप डिसइंफेक्शन कर रहे हो, है ना, स्टरलाइजेशन कर रहे हो, इस तरह की टेक्निक आप लगा रहे हो डिसइंफेक्शन के लिए, तो उसके बाद में उसका म्यूटिलेशन या श्रेडिंग कर रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो, साइज फिजिकल चेंज कर रहे हो, साइज जो है वो आपकी चेंज कर रहे हो, मतलब उसको तोड़ रहे हो। तो अगर वो रिसाइकलेबल मटेरियल है उस ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट में, जैसे प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, इसको आपको रिसाइकलर्स के पास भेजना है जो कि वैलिड या ऑथराइज्ड है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के बोर्ड के पास, है ना। सप्लाई नॉन कोटेड प्लास्टिक कलर बैग टू द ऑक्यूपायर ऑन चार्जेबल बेसिस। नॉन कोटेड प्लास्टिक बैग्स जो कि जैसे ब्लू बैग्स होते हैं, ब्लैक बैग्स होते हैं, वो भेजने ऑक्यूपायर के पास, मतलब हॉस्पिटल्स के पास भेजने आपको, ताकि चार्जेबल बेसिस पर, ये भी ध्यान रखना है। CBWTF फैसिलिटी शैल इंश्योर द कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ऑन हॉलीडेज, तो हॉलीडेज पर भी कलेक्शन करेंगे, इनको इंश्योर करना है, छुट्टी वाले दिन भी कलेक्शन होगा, इस बात का भी उनको ध्यान में रखना है। मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड, इनको भी सारे रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं इंसिनेटर के। अपग्रेड एग्जिस्टिंग इंसिनेटर, है ना, इनको अपग्रेड करना है विद इन 2 ईयर्स। जो भी इंसिनेटर है अगर वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको 2 साल के अंदर अपडेट करना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? सभी को बताइएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं।
बताइएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? सुष्मिता, देवव्रता। अब ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज। इसमें अब अगेन ये ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, यहाँ देखिएगा, बायोमेडिकल वेस्ट shall be treated and disposed in the accordance with Schedule 1 and in compliance with the standard provided in Schedule 2 by the healthcare facility and CBWTF facility। ट्रीटमेंट और डिस्पोजल अगर अपन करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का, तो वो सारे स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। अब ऑक्यूपायर शेल हैंड ओवर द सेग्रीगेटेड वेस्ट एज पर शेड्यूल 1 टू दी CBWTF, है ना। जो ऑक्यूपायर है मतलब हॉस्पिटल, बार बार बता रहा हूँ एक ही वर्ड, हॉस्पिटल जो है वो हैंड ओवर करेगा सेग्रीगेटेड वेस्ट का अलग अलग बिन्स के अंदर, किसको? CBWTF को। प्रोवाइडेड दैट द लैब एंड हाईली इन्फेक्टिशियस बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका प्री ट्रीटमेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर लेबोरेटरी वेस्ट और हाईली इन्फेक्टिशियस अगर बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसका प्री ट्रीटमेंट करना होगा, और वो कैसे होता है? ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग से, मतलब डिसइंफेक्शन के तरीके से। नो ऑक्यूपायर शेल एस्टेब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी इन द सर्विस ऑफ CBWTF अवेलेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है इसका मीनिंग? क्या है इसका मीनिंग, ये आपको समझना है कि अगर कहा जा रहा है कि 75 किलोमीटर के एरिया के अंदर उस ऑपरेटर के, मतलब हॉस्पिटल के आसपास, अगर 75 किलोमीटर के एरिया में यदि CBWTF अवेलेबल है तो कोई भी ऑन साइट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर सकता है। ऑन साइट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है कोई भी ऑक्यूपायर। कब? जब CBWTF अवेलेबल है 75 किलोमीटर के दायरे के अंदर, है ना, रेडियस के अंदर 75 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखिएगा। 75 किलोमीटर के दायरे के अंदर यदि आपका CBWTF है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है ऑथराइज्ड, तो आप जो है हॉस्पिटल जो है अपने लेवल पर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कर सकता है ना। अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं 75 किलोमीटर के अंदर, तब तो वो कर सकता है। नेक्स्ट, अब ये आगे देखो, फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपका? फोर्थ पॉइंट कह रहा है इन केस व्हेन द सर्विस ऑफ CBWTF इज नॉट अवेलेबल, किसी भी केस में उस एरिया में अगर CBWTF अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा? तब जाके ऑक्यूपायर जो हॉस्पिटल है शेल सेटअप द रिक्वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट, वो लगा सकता है, चाहे इंसिनरेटर्स लगा सकते हैं, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेवर, श्रेडर, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन, है ना। तो अगर उस 75 किलोमीटर के दायरे में CBWTF अवेलेबल नहीं है तब जाके वो हॉस्पिटल या वो ऑक्यूपायर अपने बेसिस पे बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट लगा सकता है, जैसे इंसिनरेटर, ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव शेडर्स लगा सकता है ना। ये तो बेसिक है, कोई भी पर्सन अगर ऑक्यूपायर हो या जो ऑपरेटर है CBWTF का, उसको यूज करनी है न्यू टेक्नोलॉजीज को, ठीक है, अपडेट होता रहना है। इन रिसिपेंट ऑफ रिक्वेस्ट रेफर्ड इन सब रूल 5, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंड ऑपरेटिंग पैरामीटर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी प्रिस्क्राइब गैजेट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है स्टैंडर्ड्स और ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को डिसाइड करती है, ये बता रखा है यहाँ पर। और कोई भी ऑक्यूपायर जो है, कोई भी ऑपरेटर जो है CBWTF का, शेल सेटअप रिक्वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट इक्विपमेंट्स वो लगा सकता है, इंसिनरेटर, ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव पर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन, है ना। एवरी ऑक्यूपायर शेल फेज आउट नॉन क्लोनेटेड प्लास्टिक बैग्स विद इन 2 ईयर, पहले भी आ चुका है, अभी फिर आ गया कि नॉन क्लोनेटेड प्लास्टिक बैग्स को 2 साल के अंदर फेज आउट करना है, बैन करना है, ठीक है। और कैरी बैग की जो लिमिटेशंस है, जो स्टैंडर्ड्स है, वो किसमें गिवन है? प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2011 के अंदर गिवन है। ये पुराना है, अब 2022 वाला आ गया, अपन वो रूल पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट,
अगेन वही चीज़ आ गई कि सर जो भी आपका CBWTF है वो जो ट्रीट कर रहा है, अगर वो माइक्रोवेविंग करता है, म्यूटिलेशन शेडिंग करता है, अगर वो रिसाइकलेबल है जैसे प्लास्टिक और ग्लास, उसको कहाँ पर देगा? रिसाइकलर्स को हैंड ओवर करेगा, ऑथराइज रिसाइकलर को। CBW ऑक्यूपायर ऑपरेटर को CBWTF वालों को क्या करना है? मेंटेन करना है रिकॉर्ड, है ना, और एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को। ये इतना इंपॉर्टेंट जहाँ होगा वहाँ हाईलाइट कर दूंगा। और हैंडलिंग, हैंडलिंग जो है और डिस्पोजल जो है, ऑल द मर्करी वेस्ट एंड लेड वेस्ट विल बी अकॉर्डेंस विद द रेस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करनी है। अब आते हैं आपका नेक्स्ट, सेग्रीगेशन। अब आते हैं आपके सेग्रीगेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? रन करिएगा एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फास्ट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं फास्ट डन करिएगा एक बार। अब सेग्रीगेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज पे आते हैं। सबसे पहली बात सर, कोई भी अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को मिक्स नहीं करना है किसी अदर वेस्ट के साथ, तो हम जानते हैं क्योंकि उसमें कंटेमिनेशन होते हैं, इन्फेक्टिशियस होता है। द बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी सेग्रीगेटेड इनटू द कंटेनर और बैग्स एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना है अलग अलग कंटेनर और बैग्स में, जहाँ पर जनरेट हो रहा है वहीं पर ही। कंटेनर बैग रेफर्ड है लेबल जो स्पेसिफाइड शेड्यूल 4 के अंदर। बार कोडिंग और जीपीएस सिस्टम आपको लगाना है CBWTF के अंदर। Operator of CBWTF shall transport the biomedical waste from the prison and occupied to off-site biomedical waste treatment facility only in the vehicle having a label provided in the part 1। कहा जा रहा है लेबलिंग वेबलिंग की बात की जा रही है कि सर जो भी CBWTF का ऑपरेटर है यदि वो ट्रांसपोर्ट करता है उस बायोमेडिकल वेस्ट को अपनी प्रीमिसिस से किसी और जगह पे, तो उसका जो व्हीकल है, ट्रक, ट्रैक्टर जो है, टेम्पो जो है, उसके अंदर उसको क्या लगाना है? लेबलिंग प्रोवाइड करनी है प्रॉपर। नेक्स्ट, व्हीकल जो यूज होता है बायोमेडिकल वेस्ट में, उसी कंडीशन जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दी गई मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा होनी चाहिए, है ना। उसके भाई इंश्योरेंस भी होना चाहिए, उसका पॉल्यूशन भी होना चाहिए, वो सभी। जो व्हीकल जो है जो ट्रांसपोर्ट करता है बायोमेडिकल वेस्ट को, वो मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा वो सारी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करना चाहिए। अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट शैल नॉट बी स्टोर्ड बिना पीरियड ऑफ 48 आवर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट पूछा गया था। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, इसको पहले हाईलाइट करिए इस टेक्स्ट को, अब लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है आपसे। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जामिनेशन था जनवरी में, जनवरी में था, फरवरी में था, जनवरी में था, है ना, जनवरी 2026। अभी लेटेस्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि untreated anatomical waste, animal, human, soil waste, biodegradable waste should not be stored beyond a period of 48 hours। क्या कह सकते हैं सर? किसी बायोमेडिकल वेस्ट को 48 आवर्स से ज़्यादा पीरियड तक स्टोर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रोजर्म, फंगीज वहाँ आने लग जाएंगी और वो उस वेस्ट को कंटेमिनेट करेंगी, उस एरिया को कंटेमिनेट करेगी और उस जगह में ऑर्डर और पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है कि उस 48 आवर्स की स्टैंडर्ड है, अगर इसके बियॉन्ड भी अगर वो स्टोर करता है तो उसको परमिशन लेनी होती है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अभी आया था, ध्यान रखिएगा जितने भी स्टूडेंट्स है। सुष्मिता, देवव्रता, सुमन, राइट, ध्यान रखिएगा 48 आवर्स से ज्यादा तक अपन को स्टोर नहीं करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे लेके चलना है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज व्हाट, ये बता ही दिया, अगर आप उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो आपको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी होगी। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट और अदर क्लिनिकल लेबोरेटरी वेस्ट शैल बी प्री ट्रीटेड, ये अपन ने पढ़ ही चुके हैं, है ना। ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी वेस्ट या इन्फेक्टिशियस वेस्ट है, हाईली इन्फेक्टिशियस वेस्ट है, तो उसको पहले प्री ट्रीटमेंट करना है, किसके थ्रू, स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग के थ्रू आपको क्या करना है, प्री ट्रीट करना है। अब प्रेस्क्राइब अथॉरिटीज, है ना, ये कुछ नहीं आता, प्रेस्क्राइब अथॉरिटीज कौन कौन सी है, प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटीज ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके पास रहता है कि वो आपका जो है ऑथराइजेशन है उसको कैंसिल कर सकती है, रिन्यू कर सकती है, ये सारी बातें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेना, ये पूछ लेता है कि एवरी एप्लीकेंट फॉर ऑथराइजेशन शैल बी डिस्पोज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिपेंट, कि जो भी एप्लीकेशन आप लगाते हैं, तो जैसे मुझे कोई प्लांट CBWTF लगाना है ना, मैंने एक एप्लीकेशन दी ऑथराइजेशन के लिए, भैया मुझे परमिशन दी जाए, तो उनकी जो ऑथराइजेशन है उसको डिस्पोज करना है, उसका आपको जो भी जवाब, सवाल जवाब करना है उस प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को, कितने पीरियड में, 90 डेज के अंदर। ये ये जो डाटा बेस्ड वैल्यू ना, ज़्यादा पूछी जाती है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 90 डेज में आपको क्या करना है, उसको परमिशन वगैरह दे देनी है, या उसको मना कर देना है कि भाई ये आपकी कमी है, जो भी है आपको जवाब देना है 90 डेज के अंदर। क्लियर हुआ। एडवाइजरी कमेटी, ये भी बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, तो एडवाइजरी कमेटी में डिफेंस वाले भी आ जाते हैं, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, आर्म फोर्स, मेडिकल वाला सब कुछ आ जाते हैं। मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, नहीं, मॉनिटरिंग कौन करता है, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ट्रीटमेंट आएगी, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी तो सबको 30 जून को एवरी ईयर पे, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, है ना, 30 जून ऑफ एवरी ईयर। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। एक्सीडेंटल रिपोर्ट आपको देनी होती है। अपील, है ना, 30 डेज के अंदर। ये थोड़ा सा, ये डेज वाला सिस्टम याद रखिएगा। अपील, अपील का मतलब कोई भी आपको ऑब्जेक्शन है, कि एनी पर्सन ग्रीवियंस बाय एनी ऑर्डर मेड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी अंडर दिस रूल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, कि अगर कोई आपको अपील करनी तो वो 30 दिन के अंदर करनी होती है, ये याद रखिएगा। और अपील को डिस्पोज जो करना होता है वो 90 दिन के अंदर करना होता है, 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग। ठीक है, 90 डेज और ये 30 डेज याद रखिएगा। तो अपील का जो टाइम है वो कितना है, 30 डेज के अंदर। कोई भी जैसे डिसीजन आया और आपको लग रहा है कि सर ये डिसीजन मेरे फेवर में नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो 30 दिन में आपको अपील कर देनी है। फिर वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, अब जो अथॉरिटी है, अब उसका रोल आता है, अथॉरिटी को क्या करना है, उस अपील को डिस्पोज करना है 90 डेज के अंदर। जो आपने अपील करी है उसको जवाब देना है, डिस्पोज करना है, जो भी है, यस नो गलत सही वो सब जवाब देना है 90 डेज के अंदर, राइट। लाइबिलिटी ऑक्यूपर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, शेड्यूल 1। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सब अपन ने देख लिया। है ना, क्या हो रहा है, ये बार बार स्क्रीन ब्लैक हो गई क्या।
नेटवर्क लॉस्ट हो गया, नेटवर्क की वजह से। रुको, वेट करेगा। वेट करिए 1 मिनट। चलिए, अब हो गया क्लियर। राइट, आ जाइए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल, आपको सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में क्या गिवन है? बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन। तो बेसिकली तो यहाँ से पूछी जाती है बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज। क्या पूछी जाती है? कैटेगरीज, बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज पूछी जाती है। राइट। अब कैटेगरीज जो है वो कौन सी है? तो येलो होती है, येलो होती है सर यहाँ से, येलो होती है। टाइप ऑफ वेस्ट गिवन है कि येलो बैग में कौन सा आएगा, टाइप ऑफ बैग और कंटेनर, और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, किस तरीके से उसको ट्रीट और डिस्पोज किया जाएगा, किस तरह से उसको ट्रीट और डिस्पोज किया जाएगा। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा सर येलो में कंटेनर में क्या फिल करते हैं। तो जो बच्चे क्लासेस ले चुके हैं, यूट्यूब वाला सेशन ले चुके हैं, उनको पता है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, कि येलो कंटेनर में क्या क्या फिल होता है। ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब ह्यूमन टिश्यूज हो गए, ऑर्गन हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गया, फीटस हो गया, है ना, बिलो द वाइलेबिलिटी पीरियड। एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल के बॉडी पार्ट्स हो गए, एनिमल के कार्केसेस हो गए, टिश्यूज हो गए, है ना, एनिमल का बॉडी पार्ट और ह्यूमन के बॉडी पार्ट। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट ये दोनों किस में होते हैं? येलो कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट सॉइल वेस्ट, बता दिया था सॉइल वेस्ट जो बच्चों ने क्लासेस ली होगी कि दोज वेस्ट, सॉइल वेस्ट का मतलब होता है कि सर ऐसे वेस्ट जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड है, उन्हें बोलते हैं सॉइल वेस्ट। कि ऐसे वेस्ट जो कि कंटेमिनेटेड ब्लड या बॉडी फ्लूइड से, जैसे ड्रेसिंग, प्लास्टर्स, प्लास्टर कास्ट हो गए, कॉटन के स्वैब्स हो गए, ये सभी ये सॉइल वेस्ट के अंदर आते हैं। फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन और डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन है, जो हमारे घरों से हॉस्पिटल से निकलती है, एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड मेडिसिन, है ना, वो सभी किसके अंदर हो? इंक्लूडिंग ऑल दी एंटीबायोटिक, साइकोटॉक्सिक, टॉक्सिक ड्रग्स, इंक्लूडिंग ऑल द आइटम कंटेन साइकोटॉक्सिक ड्रग्स, ये सभी किसमें होता है? येलो कंटेनर में। केमिकल वेस्ट जो होते हैं, केमिकल वेस्ट जो यूज होते हैं बायोलॉजिकली एंड डिस्कार्डेड डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं, वही जो अपन फिनाइल्स वगैरह यूज करते हैं ना, वो होते हैं वो केमिकल्स। तो वो केमिकल वेस्ट भी जो होगा वो किस में आएगा? येलो में। केमिकल लिक्विड वेस्ट भी जो होता है, एक्सरे की फिल्म के अंदर सिल्वर का यूज होता है, बताया था। और एक और बताया ना, थायोसल्फेट और सिल्वर, ये दो आ गया। सिल्वर एक्सरे एक्सरे फिल्म में यूज होता है, फॉर्मेलिन होता है। जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या एक्सरेस के अंदर। डिस्कार्डेड लिनन्स, जो बेडिंग्स होती है ना, डिस्कार्डेड लिनन मैट्रेसेस होते हैं, बेडिंग्स होती हैं जो कंटेनर बॉडी ऑफ ब्लड फ्लूइड्स, ये सभी किसमें? येलो कंटेनर में रखे जाते हैं। किसमें प्लेस किया था? येलो कंटेनर में रखे जाते हैं। तो क्या क्या बातें हो गई अगर आपने ध्यान दिया हो येलो कंटेनर में? तो केमिकल वेस्ट, केमिकल लिक्विड वेस्ट, डिस्कार्डेड मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन, और आपके सॉइल वेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल और एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए, है ना। ह्यूमन
ह्यूमन हो गए, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गए, सॉइल्ड वेस्ट हो गए जो बॉडी और ब्लड या बॉडी फ्लूइड से कंटेमिनेटेड सॉइल्ड वेस्ट हो गए, केमिकल वेस्ट हो गए, केमिकल लिक्विड वेस्ट हो गए, केमिकल लिक्विड वेस्ट हो गए, और डिस्कार्डेड मेडिसिन, डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, और लिनन्स हो गए, बेडिंग हो गई, है ना। दिस ऑल आर कवर्ड अंडर दी येलो कंटेनर, दिस ऑल आर कवर्ड अंडर दी येलो कंटेनर। तो ये सबको ध्यान रखना है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, सो बच्चों को ध्यान रखना है एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में, राइट। रुकिएगा, वेट करिएगा। एक्सपायर्ड मेडिसिन के बारे में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है उसके अंदर जो साइकोटॉक्सिक मेडिसिन है, जो साइकोटॉक्सिक क्या होती है, साइकोटॉक्सिक क्या होती है बताइएगा जितने भी स्टूडेंट्स है। साइकोटॉक्सिक ड्रग्स जो कैंसर वगैरह में यूज की जाती है ना, तो कहा जाता है यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे को सभी को ध्यान में रखना है, और वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो एक्सपायर्ड साइकोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, जो एक्सपायर्ड साइकोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं और आइटम्स कंटेनिंग विद साइकोटॉक्सिक ड्रग के ऐसी आइटम जो साइकोटॉक्सिक ड्रग्स के कंटेमिनेशन में है, उसको इंसिनेशन करना होता है एट अ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पूछा गया है, ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस और 2 CPWTF। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पूछा गया है, याद रखिएगा। और ऑल अदर डिस्कार्डेड मेडिसिन शैल बी सेंड बैक टू द मैन्युफैक्चरर और डिस्पोज बाय द इंसिनरेटर, या तो उसको मैन्युफैक्चरर के पास भेज दिया जाए या इंसिनरेटर में उसको बर्निंग कर दी जाए। जो टेम्परेचर रेंज पूछी गई है साइकोटॉक्सिक ड्रग्स को अपन इंसिनेशन करते हैं, वो टेम्परेचर कितना होगा, ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस फॉर द इंसिनरेटर। तो येलो येलो कैटेगरी अपन ने पढ़ ली, येलो जो है वो कैटेगरी अपन ने यहाँ पर पढ़ ली है, राइट। तो सेशन को अपन यहीं पर एंड करेंगे, आज सेशन को अपन यहीं पर एंड करेंगे, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एक्सपायर्ड मेडिसिन अगेन, एक्सपायर्ड मेडिसिन या डिस्कार्डेड मेडिसिन जो है, इधर साइकोटॉक्सिक ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये सभी जो है आपको डिस्पोज करने का तरीका होता है इंसिनरेशन के थ्रू करनी होती है। और टेम्परेचर पूछा गया है कि साइकोटॉक्सिक ड्रग्स को इंसिनरेटर में बर्निंग करने के टेम्परेचर कितना हो, ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेल्सियस। और जो डिस्कार्डेड और मेडिसिन है उसको या तो मैन्युफैक्चरर के पास भेज दो या इंसिनरेटर में बर्निंग कर दो, टेम्परेचर पूछा गया है, बता दिया आपको। क्लियर, किसका क्वेश्चन था ये, सुष्मिता का। बताइए कोई डाउट हो किसी को, बता सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बाकी के और अपन डिस्कशन करेंगे, अभी तो व्हाइट भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, 4 कंटेनर और होते हैं। येलो पढ़ा है अपन ने, 3 और होते हैं, व्हाइट, ब्लू और रेड। उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट आते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, आपको भी हार्ड कॉपी निकालना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टूल है जो सीपीसीबी की वेबसाइट से निकल जाएगा, वहाँ से निकालना है और इसको अंडरलाइन कर देना है, वो तो पढ़ ही लेना है आपको, राइट। तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।